गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, वो कर लिया कंप्लीट। वोल्ट मीटर और एमीटर पे होमवर्क। कुछ डाउट है बच्चों वोल्ट मीटर एमीटर में? थैंक यू सलोनी, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो बच्चों बताना शुरू करो, क्या क्या डाउट्स हैं आपको वोल्ट मीटर एमीटर वाले कल वाले होमवर्क में? फिफ्टी टू 53। आज क्या हम लोगों को चैप्टर कंप्लीट करने दोगे? क्या बात है। चलो बच्चों पहले डाउट बता दूं फिर आप आगे पढ़ते हैं। 52 में देखो क्या बोला गया है। कोई गैल्वेनोमीटर है, टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज is connected to two identical batteries each of 1.5 volt. डाउट सेशन कर ले लूं, आज चैप्टर खत्म कर दिया जाए। बात तो सही बोल रहे हो यार, आज खत्म हो जाएगा तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है चलो फिर आज खत्म ही कर देता हूँ, कल फिर डाउट डिस्कस कर दिया जाएगा सुबह सुबह उठ के। ओके पार्थ, वेरी गुड। तो देखो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि अगर हम लोग, अरे अरे ओम तूने तो सेंटी कर दिया भाई, कि अगर हम कोई गैल्वेनोमीटर को जिसका रेसिस्टेंस जी है एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एक शंट लगाना पड़ेगा ना, और इसका रेंज आईजी रहता है तो ये आई रेंज का एमीटर बन जाएगा। यार आज बहुत बुरी हालत है, सुबह से मैं ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ कुछ काम करते करते नहाया हुआ भी नहीं हूँ अभी तक यार। आज तो क्या हम ऑन करने को रहने ही देते हैं। और यार मेरा फोन अभी चार्जिंग को लगा रखा, बैटरी भी कमी है यार।
चार्जिंग को लगाओ तो वो सही से खड़ा नहीं कर पाते, वो नीचे से चार्जर लगा रहता है ना, तो थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा फोन थोड़ा चार्ज हो जाने दो फिर करता हूँ। तो तब तक केवल आवाज से ही काम चलाते हैं। ओके ध्रुविल, तो आई इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, आई जी, वर्किंग इक्वेशन क्या आ जाती थी, एस प्लस जी ओवर एस। और संट मतलब हमेशा पैरेलल में लगाएंगे ना। फिर हमने देखा था कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज करेंगे, एमीटर आईजी में मेजर करेगा, और सॉरी वोल्ट मीटर में, आज क्या हो रहा है यार, दोपहर के टाइम में कुछ ज्यादा ही मैं मचा रहा हूँ, और लोड कुछ आ रहा है, तो वोल्ट मीटर को वी वोल्ट मेजर करना है, तो यहाँ पे आईजी से वी कैसे बन के आएगा, आईजी इंटू जी प्लस आर, ये करेंगे तो हमारा वी आ जाएगा, तो इसकी ये वर्किंग इक्वेशन थी। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और है कि अगर आपने ये सीख लिया कि भाई एक गैल्वेनोमीटर दिया उसको अमीटर में कन्वर्ट करना, तो एक अमीटर को और हायर रेंज का अमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या करो, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर रहा था, लेकिन वो आईजी रेंज का मेजर कर रहा था, उसको आप आई रेंज का मेजर कराने के लिए आपने उसके पैरेलल में एक शंट लगाया, और इनके बीच में ये रिलेशन लिखा। तो यही सेम काम आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास एक एमीटर है A1 और वो I1 रेंज का है, लो रेंज का है, आप इसको एक हायर रेंज का एमीटर बनाना चाहते हो I2, एमीटर का रेसिस्टेंस RA है, कैपिटल G की जगह इस रेसिस्टेंस इसका रेसिस्टेंस RA है। तो अब I2 रेंज का बनाना होगा तो आपको पैरेलल में एक शंट लगाना पड़ेगा, और I2 I1 में क्या रिलेशन होगा, जैसे I होता है तो वैसे यहाँ I2 आ जाएगा, I1 S प्लस जी की जगह RA आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर भी तो एक एमीटर ही है ना। एमीटर की तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए यही है कि आपको गैल्वेनोमीटर कम से कम वाला, सॉरी रेसिस्टेंस जो लगाओगे सन, वो कम से कम होना चाहिए, जितना कम करोगे उतना बढ़ेगा उसका एक्यूरेसी। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे एक एमीटर को भी हायर रेंज का एमीटर कन्वर्ट करने के लिए यही सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में करते थे, या फिर यही सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो एक एमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए। आपके पास एक एमीटर है जो आई रेंज का करंट मेजर करेगा, और इससे आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है जो वी वोल्टेज मेजर करे। इसका रेसिस्टेंस अगर आर है तो इसके साथ आपको सीरीज में एक लोड लगाना पड़ेगा, और V इक्वल टू आई जी की जगह आई हो जाएगा, और G की जगह आर हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग इक्वेशन हो जाएगी। इधर वाला ये नोट करो बच्चों। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं अपना सेटअप कर लूं, चार्जर वगैरह थोड़ा सही से अरेंज कर रहा था कि वीडियो ऑन कर पाऊं।
हाँ, सेकेंड में तेजस एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर भी तो एक एमीटर ही है ना, वो भी करंट मेजर कर रहा है, आईजी मेजर बस वो मेजर करता है, कम करंट मेजर करता है। तो जो गैल्वेनोमीटर के लिए कर रहे हैं वही, कोई भी एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। हाँ, बस हमने एमीटर को एक गैल्वेनोमीटर समझ लिया है, जिसका आई जी की जगह आई लिख रहे हैं और जी की जगह आर ए लिख रहे हैं, और वही सब कर दे रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर के साथ करते थे। ठीक है बच्चों। शंट वायर देखो, जैसे एक एमीटर बन गया, अभी आपके पास एक एमीटर है, तो शंट कैसे लगाओगे इसके साथ? शंट हमेशा कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। तो ये हमारा A1 वाला एमीटर है, तो अब ये A1 वाला एमीटर और प्लस शंट ये मिलके पूरा क्या बन जाएगा? A2 वाला एमीटर। और यहाँ पर एक एमीटर था, उसके साथ सीरीज में लोड लगाया, तो ये पूरा पार्ट अब हमारा वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है बच्चों। अबे आदित्य, पहले समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अनम्यूट करो एक बार जल्दी से। हाँ सर। एमीटर को सीरीज में लगाते थे या पैरेलल में, ये बात भूल जाओ। पहले ये बताओ, एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में बनाना है तो क्या करोगे? उसका मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दी। अबे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो क्या करोगे? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट वायर लगाते थे ना। हाँ हाँ। तो बस वही काम करना है। अब गैल्वेनोमीटर की जगह एक एमीटर दिया है और उस एमीटर को नए एमीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा। गैल्वेनोमीटर भी एक एमीटर ही होता था ना, जिसका रेंज आईजी होता था। हाँ हाँ, समझे समझे। हमारे पास एक I1 रेंज का एमीटर है, उसको I2 रेंज का एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे उसमें किया था गैल्वेनोमीटर में, वही काम कर दिया इसके लिए। अब ये जो नया एमीटर बन के आएगा A2, इसको कहाँ लगाएंगे? कभी भी रेसिस्टेंस का करंट मेजर करना है तो सीरीज सीरीज में में। लगाएंगे। हाँ। जो वैसे फाइनल रिजल्ट जो वहां करते थे वही यहाँ पे भी करेंगे। अच्छा हाँ, समझा, मतलब सिर्फ आइडिया बना। वोल्ट मीटर बन गया, अभी बनाने का काम कर रहे हैं। एक बार बन गया तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे लगाते हैं? पैरेलल में। पैरेलल। हाँ। A2 ज्यादा एक्यूरेट की बात नहीं हो रही है सलोनी, A2 ज्यादा रेंज का होगा। अच्छा, आप ये बोल लो कि और एक शंट लगा दिया तो और रेसिस्टेंस कम हो गया होगा। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा एस और कितना कम किया है। अगर हमने एस को और ज्यादा कम वाला लगाया तो और कम हो जाए और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वो डिपेंड करेगा सलोनी ना, रेंज बढ़ा रहे हैं अभी हम लोग। ज्यादा रेंज का हम मान लो ये 10 एम्पियर तक मेजर कर पा रहा था, हम 30 एम्पियर तक का मेजर करने वाला मीटर बनाना है, तो ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? आपके पास एक 10 एम्पियर तक मेजर करने वाला एमीटर है, उससे 50 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है, तो आप ये कर दोगे। मतलब इसको आप थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर समझो और वही काम कर दो। अबे रेंज बढ़ा रहे हैं भाई, रेंज। आए जब हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया था तो क्या एक्यूरेसी बढ़ गई थी या रेंज बढ़ गया था? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया तो क्या हुआ था?
रेंज बढ़ गई थी ना भाई, वही सेम काम कर रहे हैं। I1 रेंज के एमीटर को I2 रेंज का एमीटर बना रहे हैं। एक क्वेश्चन करा दूं क्या, अगर अभी भी दिक्कत है तो? देखता हूँ, अगर एक इसमें मॉड्यूल में हुआ तो इससे ही करा देता हूँ, नहीं तो फिर मैं दे दूंगा। 1 मिनट। मुझे भी नहीं पता कि इनको क्या कंफ्यूजन है, सब तो क्लियर है भाई। मैंने बस ये बोला कि एक गैल्वेनोमीटर की जगह एक एमीटर ले लो, और जो गैल्वेनोमीटर के साथ करते थे वो एमीटर के साथ कर दो। कंफ्यूजन तो कुछ है ही नहीं है। जाने देते यार, टाइम नहीं वेस्ट करो तो बेटर है, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें भी नहीं है। तो जाने ही देते यार, सिंपल सी बात है, बाकी कल डाउट डिस्कस करेंगे तो। हाँ बस वही है, पुराने वाले में एक शंट लगा के और नया बना दिया है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग अब पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टार्ट करते हैं। भावेश को इग्नोर करते हैं और पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करते हैं। भावेश तो ये कराई दो भाई। अरे नहीं नहीं भावेश, बस मैं बोल रहा था कि बात समझ आ गई है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, इसलिए बस बोल रहा था। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखो क्या है, पोटेंशियो मतलब वही पोटेंशियल से रिलेटेड है। पोटेंशियल मीटर मतलब मेजरमेंट, तो ये पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि भाई जब ये वोल्ट मीटर बना लिया था तो क्यों बार बार परेशान करो, वोल्ट मीटर भी बनाओ पोटेंशियोमीटर भी बनाओ, 4 बार तरह तरह की चीजें बनाओ और फिर बोलो कि सब पढ़ो। तो ये बनाने का देखो क्या पर्पज है, कि जो वोल्ट मीटर बनाया गया था वो पहले बनाया गया, और ये देखा गया कि वोल्ट मीटर आप जब भी बनाओगे तो क्या हो रहा था, अगर एक रेसिस्टेंस है मान लो, इसमें आए करंट आ रही है और आपको इसका वोल्टेज डिफरेंस मेजर करना है, तो जैसे ही आप इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाओगे, तुरंत क्या होगा, जो करंट आई अभी तक इसमें जा रही थी, अब कुछ करंट इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। जब पूरी करंट जाएगी ही नहीं तो कभी ये सही वोल्ट रीडिंग दे पाएगा वोल्ट मीटर? कितना भी हम अच्छा से अच्छा वोल्ट मीटर बना लें, थोड़ी बहुत करंट तो वो अपनी तरफ खींचेगा ही। जब इधर करंट आएगी तो इधर की करंट कम हो जाएगी, आए करंट की जगह कम करंट जाएगी तो रीडिंग कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो वोल्ट मीटर किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है, कि जब उसके अंदर से करंट जाएगी तब वो रीडिंग बता पाता है, और इसको करंट देने के चक्कर में इसकी करंट कम हो जाएगी। तो कुछ भी कर लो एरर तो आना ही आना है कि नहीं? एकदम आइडियल तो बना पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो वोल्ट मीटर के साथ दिक्कतें थी, वोल्ट मीटर क्या था, एरर दे रहा है रीडिंग में। तो अब फिर ये सोचा गया कि क्या कुछ ऐसा बना दिया जाए जो उस टाइम पे रीडिंग दे जब वो करंट ना ले रहा हो। ये रीडिंग कैसे देता है, जब इसके अंदर करंट आती है तब वो I into R करके वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर रहा है।
तो एक ऐसा डिवाइस बनाने का सोचा गया जो उस टाइम पे रीडिंग देगा जब उसके अंदर से करंट नहीं जाएगी, ऐसा कुछ अचंभा कर देगा वो, मतलब समझो जब इधर कुछ करंट ही नहीं आएगी, सारी करंट जब इधर ही जाएगी उस टाइम पे वो रीडिंग बताएगा। इसे पोटेंशियोमीटर, तो ये एकदम 100% आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। 100% तो वैसे कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें भी एरर आएगा ही, बट ये है कि हाँ बहुत क्लोज टू, मतलब इससे एरर बहुत कम हो जाएगा। तो देखो अब ये पोटेंशियोमीटर होता क्या क्या है। पोटेंशियोमीटर में देखो क्या क्या होता है, एक कोई सेल होगा, उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, और इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं एक कोई हाई रेसिस्टेंस वाली वायर। तो हाई रेसिस्टेंस को मान लो कि लाल लाल बना देते हैं कि ये खतरा है भाई, हाई रेसिस्टेंस है। और ये जो सेल लगाते हैं, इस सेल को नाम देते हैं ड्राइविंग सेल। पूरे पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करने का काम यही करेगा, तो इसलिए ड्राइवर है तो नाम दे दिया ड्राइविंग सेल। अब इसको यूज करके हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग कैसे लेते हैं, यहाँ पे देखो करंट ये सर्किट में ऐसे कुछ फ्लो करा रहा होगा ना, मान लो ये हमारी एल लेंथ की कुछ वायर है, कैपिटल एल मान लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, और इसका मान लो रेसिस्टेंस कुछ आर है ना, इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस कुछ आर है, तो इसमें करंट कितनी जा रही होगी सर्किट में, ई अपॉन में आर प्लस आर जा रही होगी। मान लो ये वाला पॉइंट हमारा कुछ ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कुछ बी पॉइंट है, तो इस पूरे रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, इस पूरे वायर के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मान लो वो कुछ वी है, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, आई इंटू उसका पूरे का रेसिस्टेंस। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हुई तो आप ऐसे पूरे रेसिस्टेंस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, है कि नहीं। अब देखो अगर मैं बोलूं कि भाई पूरे एल लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी है, तो यूनिट लेंथ के क्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस होगा, तो उसको वी बाई एल बोल सकते हो। इसको हम लोग यहाँ फाई से डिनोट करेंगे और बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, डीवी बाई डी एक्स, एक्स के साथ जब हम चेंज देखते हैं तो ग्रेडियंट बोलते हैं ना। ये क्या है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना चेंज हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों अभी तक मैंने क्या बोला। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का फायदा क्या है, कि अगर मान लो मैं बोलूं कि आधे लेंथ का बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, आधे लेंथ का, तो पूरे लेंथ का अगर पता है आपको वी था तो आपने पर यूनिट लेंथ निकाल लिया है। अब जितने लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा उतना लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। समझो मान लो आपको बोला जाए कि यहाँ पे एक पॉइंट सी है, तो ए से सी तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वी ए माइनस वी सी, तो आप क्या करोगे, या तो आप इतने पार्ट का रेसिस्टेंस निकाल लो और आई इंटू आर करो, या फिर डायरेक्ट आप यही काम कर सकते हो फाई इंटू एल करके। जितने भी पार्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उतने पार्ट के लिए फाई इंटू एल लगा दोगे तो आपको उस पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। मान लो आपको आधे लेंथ का चाहिए, तो आधे लेंथ का चाहिए तो एल की वैल्यू कितनी रख दोगे, यहाँ पे एल बाई टू, यहाँ एल बाई टू रखो, इसको रखो बी अपॉन में एल, तो बी बाई टू आ जाएगा। सब कुछ यहाँ तक क्लियर है बच्चों। पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइविंग सेल होता है, एक रेसिस्टेंस वायर होती है। हाँ आर जो है वो वायर का रेसिस्टेंस है, आर जो है ये इस वायर का रेसिस्टेंस है। यहाँ पे आप इमेजिन करो कि एक कैपिटल आर लगा हुआ है ना, ये कैपिटल आर का मैंने यहाँ सिंबल नहीं बनाया, वायर बना दिया।
ना, जो आप ऐसे जिग जैग लाइन दिखाते हो क्या होता है, उसका सिंबल होता है ना वायर के रेसिस्टेंस का। आपने यहाँ केवल वायर दिखाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को। हम पोटेंशियोमीटर वायर में एक ड्राइविंग सेल लगाते हैं और एक हाई रेसिस्टेंस वाला वायर लगाते हैं। फिर वायर के क्रॉस V निकाल के V/L कर देते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाता है। फिर जितने भी लेंथ का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा उतने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक हमने कर लिया। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब देखो इसको यूज हम कैसे करते हैं। हम लोग देखो क्या करेंगे, जो हमारा ये हाई रेसिस्टेंस वाला वायर है, इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इधर के पॉइंट का पोटेंशियल पता है और हमें फाई पता है। अब मान लो हमें एक बैटरी, मान लो हमने एक छोटी बैटरी ले ली जिसका हमें मान लो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ईएमएफ चाहिए। मान लो इसका ईएमएफ कुछ ई नॉट है, वो हमें चाहिए। तो हम ये ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका जो हाई पोटेंशियल वाला साइड होगा उसको, इधर जो हाई पोटेंशियल वाला साइड है, इधर इधर पूरे वायर में सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल किधर है, यहाँ पर है ना। हाई पोटेंशियल वाले साइड से कनेक्ट कर देंगे ना, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने से क्या होगा, अब इधर के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। इधर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कुछ VA हो जाएगा ना। अगर आपने बोला इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है तो इससे कनेक्टेड हर पॉइंट का पोटेंशियल VA होगा ना। बच्चों जल्दी जल्दी हाँ ना करते रहो ना, तभी जल्दी जल्दी समझा पाऊंगा। और मान लो यहाँ का पोटेंशियल कुछ मान लिया VC है, तो आपको VA माइनस BC निकालना है ना। VA माइनस BC की वैल्यू ई नॉट है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं। गैल्वेनोमीटर ये बताएगा कि करंट आ रही है नहीं इस वायर में, और उससे एक जॉकी लगा दूं। जॉकी पता है आपको क्या होता है। जॉकी और नथिंग एक सुना होगा आपने, जॉकी और नथिंग। तो ये वो वाला जॉकी नहीं है ना, ये टेम्परेरी कनेक्शन बनाने के लिए अरेंजमेंट होता है। ऐसे एक वायर, ऐसे एक निडल शेप का होता है थोड़ा थिक सा, और इसको जहां पे वायर पे कनेक्ट करना है वहां रख दोगे तो वहां से टेम्परेरी कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे मैं इसको जहां पे वायर पे टच कराऊंगा वहां से टेम्परेरी कनेक्शन बनेगा। आप इसको मूव करा के कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का कुछ रेसिस्टेंस है। अब देखो, अब इस पे मैं जॉकी को अगर मूव कराऊं तो अगर मान लो इधर किसी पॉइंट का पोटेंशियल VC से ज्यादा होगा तो क्या होगा वहां पर। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VC से ज्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर मतलब एक रेसिस्टेंस, तो इसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी कि नहीं। अगर यहाँ का पोटेंशियल C से ज्यादा हो तो हाई से लो की तरफ ऐसे करंट फ्लो होगी। एक रेसिस्टेंस में अगर एक साइड ज्यादा पोटेंशियल है एक साइड कम पोटेंशियल है तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगी ना। तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, जैसे करंट जाएगी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जब इसमें डिफ्लेक्शन ना हो। तो मान लो आप कोई पॉइंट पे जब इस पे मूव कर रहे थे और किसी जब पॉइंट डी पे पहुंचे, तो पॉइंट डी पे जाने पर आप देख रहे हो कि ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, VC और VD क्या होने चाहिए। दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर आपको पूछा गया था कि भाई VA माइनस VC निकालो, तो आप क्या बोल दो कि भाई मैं तो VA माइनस VD निकाल लूंगा, क्योंकि VC और VD तो एक ही चीज है कि नहीं बच्चों। आपको VA माइनस BC निकालना है। आपको इस बैटरी का ईएमएफ निकालना था जो नीचे है, मतलब ये निकालना था।
आप क्या निकालोगे, बी ए माइनस बी डी निकालोगे, और यहाँ पे क्या लगा रहेगा, एक स्केल बनी रहेगी। नहीं, ये वायर जो होती है कि स्केल पे लगी रहती है। लकड़ी की स्केल देखा होगा आपने, बड़ी सी होती है, वही बनी रहती है, पीली पीली रंग की जो एक लकड़ी की स्केल रहती है, तो उस पे ये वायर लगा रहता है। तो अब आप क्या करोगे, स्केल पे रीड कर लोगे कि ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी एल कितना है। अब जैसे ये एल आएगा तो आप कहोगे बस हो गया अपना काम, वी ए माइनस बी टी निकालना है, फाइव मैंने पहले से निकाल रखा है, तो मैं फाइव इंटू एल कर दूंगा तो हो जाएगा अपना काम। अब देखो, जिस टाइम पर यहाँ पे आपने रीडिंग ली, उस टाइम पे इधर कोई करंट फ्लो हो रही है, इधर को कोई करंट नहीं आ रही है, मतलब ऐसे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही सर्किट। एट द टाइम ऑफ नो करंट आपने यहाँ पे रीडिंग ली है, जो इधर पहले करंट थी वही अब भी जा रही है। समझ आ रहा है बच्चों? इसका प्रिंसिपल समझ आया, कैसे आपने उस टाइम पे रीडिंग ली जब इसमें से इस इधर की कोई भी करंट उधर नहीं गई है, उधर की कोई भी करंट इधर नहीं आई है, तब आपने रीडिंग ली है, जब यहाँ डिफ्लेक्शन 0 दिख रहा है कि नहीं? अगर उधर से इधर करंट आएगी तो यहाँ से ही जाएगी ना, क्या इधर से उधर जाएगी तो सर्किट तो कंप्लीट होना चाहिए ना। अगर यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है मतलब इधर के साइड में कोई करंट नहीं है। बच्चों हाँ या ना बोलो जल्दी, क्या चल रहा है, तुम लोग समझ आ रहा है या नहीं? तो ये एक्यूरेट है ना, क्योंकि जिसके भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उससे वो कुछ लेगा नहीं, वो उस टाइम पे रीडिंग बताएगा जब इसके साइड से इसके साइड में कोई करंट नहीं जाएगी, जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे अब एक चीज ये बताओ कि अगर इस बैटरी का ईएमएफ ई था, ड्राइविंग सेल का ईएमएफ ई है, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, वो ई होगा या ई से कम होगा या ई से ज्यादा होगा, पूरा ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इससे ई से तो कम ही होगा ना। अबे ज्यादा कैसे हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां से यहां तक का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई माइनस आई आर होता है ना। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये माइनस वीबी, वो ई माइनस आई आर होगा ना। तो ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारा ड्राइविंग सेल के ईएमएफ से कम है। टोटल जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वायर के क्रॉस, वो ड्राइविंग सेल के ईएमएफ से कम है। अब देखो, जिसको भी आपको मेजर करना है, मेजर करने के लिए आप एक पॉइंट यहाँ लगाओगे और एक पॉइंट यहाँ लगाओगे। अब जितना दूर हटते जाओगे उतना ज्यादा इसके भी ईएमएफ मतलब ज्यादा होगा। जितना आप इधर दूर रीडिंग मिल रही है उतना ज्यादा यहाँ वोल्टेज डिफरेंस, मतलब उतना बड़ा ये वाला बैटरी होगा। तो आप मैक्सिमम कितनी बड़ी बैटरी का ईएमएफ मेजर कर सकते हो इस मेथड से? आप ये क्या कितना भी बड़ा यहाँ पे बैटरी लेके आओगे तो ये मेजर कर देगा? नहीं मेजर कर पाएगा ना। मैक्सिमम आप इसको इधर लेके जा रहे हो, इधर लेते जाओगे तो मैक्सिमम यहीं तक ले जा सकते हो ना, इसके बाद तो जगह ही खत्म होगी। तो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस मेजर कर पाओगे, और यहाँ से यहाँ तक का मैक्स वोल्टेज डिफरेंस कितना है, वी है ना, ये ड्राइविंग सेल से कम है कि नहीं बच्चों? मैक्सिमम पीडी which can be measured using potentiometer will be less than EMF of driving cell। कुछ ये चमका बच्चों, मैंने क्या बोल दिया?
आप जब वोल्टेज डिफरेंस मेजर करोगे तो VA माइनस VD ना, इस यहाँ से यहाँ तक का जिस पॉइंट पे नो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो करोगे, मैक्सिमम यहीं तक आ सकते हो ना, इसके आगे तो जगह ही नहीं है जाने की। तो यही मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस जो आप मेजर करके बता पाओगे। उतना कैसे हो पाएगा? आपको ये पता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से ही कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस वही यहाँ पर आएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता है ना, E माइनस IR होता है ना। श्रेयस समझ आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना वोल्टेज डिफरेंस इस वायर को मिला है उतना ही आप मेजर कर पाओगे। और इसको क्या पूरा ई मिल जाएगा या ई से कम मिलेगा? ई से तो कम ही मिलेगा ना, क्योंकि कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, पूरा ये ई दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना। ये बात समझ आ रही है ना कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है VA, वही आप बोलोगे इस पॉइंट का है, जो इस पॉइंट का वही इस पॉइंट का है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना होता है, E माइनस IR, तो वो ई से कम होता है ना। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आएंगे ना कि ऐसे दे देंगे कि एक पोटेंशियोमीटर में 100 वोल्ट का ड्राइविंग सेल है, तो इससे हम कौन कौन से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, 120, 130, 50 ऐसे देंगे, तो आप 100 से कम वाले टिक करोगे ना। 100 वोल्ट का ड्राइविंग सेल लगा के ये नहीं कर पाओगे कि भाई कितना भी मेजर कर लो, 100 से कम वाले ही मेजर कर पाओगे। फिर देखो यहाँ पे एक पॉइंट और है कि क्या हम मेजरमेंट के टाइम पर, यार रजत क्लास खत्म होने के बाद कर दूंगा तुरंत, थोड़ी देर इसको एक्चुअली थोड़ा वो कंप्लीट होने में लगता है लेक्चर को, 1 घंटा लग जाता है, तो 1.5 घंटे मान के चलो, 1.5 घंटे में हो जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास ये अपना ड्राइविंग सेल है, ये पोटेंशियोमीटर का पूरा अरेंजमेंट है। मान लो हमें एक बैटरी को का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो अगर हम ऐसे कर दें, उसके लोअर पोटेंशियल वाले साइड को इधर कनेक्ट कर दें और हायर पोटेंशियल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दें और फिर एक जॉकी लगा दें, ये पॉइंट ए है मान, और मान लो आपने यहाँ पे कहीं टच किया तो आपको नो डिफ्लेक्शन मिला, तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अगर नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो आप बोल सकते हो ना VD और VC इक्वल होंगे, है कि नहीं? और इधर वाले पॉइंट का पोटेंशियल VP है, तो मतलब VC माइनस VB निकालना है, मतलब इसका EMF निकालना है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो EMF निकालना है तो इतनी लेंथ ये देख लो कितनी है, और 5 × L कर दो तो उससे आ जाएगा ना। आप VD माइनस VB निकाल दो, VD माइनस VB निकालोगे तो भी वही होगा। ये बात समझो, ये 5 हम लोग निकालेंगे आदित्य, 5 कई बार दिया होता है, कई बार हम निकालते हैं, वो तो बहुत आसान काम। आप एक वायर का के क्रॉस का टोटल V निकालो I × R करके, फिर बाय L कर दो, वो तो तुरंत हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। अब बस मुझे ये बताओ कि ऐसे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि देखो जब मैं इधर से इस साइड जा रहा हूँ
तो पोटेंशियल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बी से अगर मैं इधर को जा रहा हूँ तो करंट के अपोजिट जा रहा हूँ मैं, बी से मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और इधर से मैं इधर को जा रहा हूँ तो भी क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, इधर से इधर को जाऊं तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं इधर के इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्योंकि इधर से जब इधर आ रहा हूँ तो भी बढ़ रहा है और इधर से इधर आ रहा हूँ तो भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रीडिंग लेने के लिए ये भी कर सकते हो कि जिसका रीडिंग लेना है उसका लो पोटेंशियल इसके लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो, या फिर दूसरा तरीका जिसका रीडिंग लेना है उसका हाई पोटेंशियल इसके हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो कि लो से हाई कनेक्ट कर दो? जैसे मान लो हमें एक सेल का ईएमएफ निकालना है, ई नॉट इसकी वैल्यू, और इसको हमने उल्टा कनेक्ट किया, लो पोटेंशियल को ए से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे एक फिर गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर एक जॉकी लगा दिया। तो अब देखो, जब आप बोलोगे कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है और इधर से आगे जा रहे हो, तो इस साइड का पोटेंशियल क्या आएगा? इस साइड का जो पोटेंशियल मान लो सी है, सी इज ग्रेटर देन बी है, और इधर कोई भी पॉइंट पे जाओगे, कोई भी पॉइंट पे जाओगे तो उसका पोटेंशियल लेस देन बी होगा, तो कभी भी नो डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि इधर के सारे पॉइंट ए से बड़े हैं और इधर के सारे पॉइंट ए से छोटे हैं, तो कभी भी यहाँ पे पोटेंशियल दोनों साइड इक्वल मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ हमेशा करंट फ्लो होती रहेगी। तो ऐसे आप पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट नहीं कर सकते ना, या तो हाई को हाई के साइड लगाओ या लो को लो के साइड लगाओ ना, लो को हाई से नहीं कनेक्ट कर सकते। ये डायग्राम बना के ऐसे कट कर दो ना, ऐसा डायग्राम नहीं यूज कर सकते हैं। ये हो गया नोट ना, समझ आया सभी को क्यों नहीं कर सकते? आगे चलें। तो अब देखो, हमने गैल्वेनोमीटर को यूज करना समझ लिया ना कि गैल्वेनोमीटर में क्या क्या होता है और हम कैसे इसको यूज करेंगे। तो अब इसको यूज जब हम करेंगे तो किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, अब हम लोग वो देखते हैं। तो पहला यूज, कोई भी सेल का आप पीएमएफ इससे मेजर कर सकते हो। आपका जो ड्राइविंग सेल होगा, ये देखो ये पूरा पार्ट आपका ड्राइविंग पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये पूरा पार्ट। यहाँ पे एक नीचे स्केल लगा रहता है ना,
अब वो मैं स्केल नहीं बना रहा हूँ, पूरा पार्ट आपका ड्राइविंग वो पोटेंशियोमीटर होता है। फिर आपको जिस भी सेल का ईएमएफ निकालना है वो तो अब आपने देख ही लिया है, आप उसको ऐसे कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से लगाओगे और यहाँ देखोगे कहाँ पे नो डिफ्लेक्शन मिला। मान लो इसका ईएमएफ ये ड्राइविंग सेल का नॉट, इसका ई, ये आर, ये लेंथ एल है। तो आपने पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला, सॉरी फाई निकाला वी बाई एल करके, और फिर ई नॉट के लिए लगा दिया एल इंटू फाइव। ईएमएफ एक तो इससे मेजर करते हैं। जब सेल से कोई करंट नहीं जा रही है तो उस टाइम पे जो इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा या ईएमएफ से कम होगा। कोई भी सेल का जब वो करंट नहीं दे रहा है तब उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो क्या देता है उस टाइम पर। जब सेल से करंट नहीं जा रही होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर होता है ना। अगर आई जीरो है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ई नॉट के बराबर होगा। तो पहला यूज तो हुआ कि कोई सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा यूज है, नोट कर लो ये, दूसरा यूज है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल। इसको यूज कर सकते हैं टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। इसमें डायग्राम बार बार बनाना पड़ता है। मान लो हमारे पास दो सेल हैं, एक का ईएमएफ है E1 और एक का ईएमएफ है E2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप इसको कनेक्ट करो और रीडिंग लो, और एक बार यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाओ और इसको कनेक्ट करो और रीडिंग लो। नहीं, एक एक करके करना है, दोनों एक साथ नहीं। तो आपको फाई तो मान लो यहाँ पे वैसे फाई की निकालने की जरूरत भी नहीं है। मान लो E1 के लिए रीडिंग मिली L1 पे, तो आप बोल दोगे E1 की वैल्यू है फाई इंटू L1 और E2 की वैल्यू मिली फाई इंटू L2 पे, तो इनका कंपेयर करना है केवल। तो फाई निकालने की जरूरत नहीं ना क्योंकि फाई कट जाएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा तुरंत ही, बस लेन देख करके कि कौन से कितने ईएमएफ कितने टाइम्स है। समझ आ रहा है बच्चों। नोट कर लो इसको भी।
हो गया बच्चों? नेक्स्ट यूज है इसका, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो ये क्या होता है, मान लो हमारे पास एक सेल है जिसका हमें इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक हमारे पास सेल है, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है ना, ये मान लो इसका ईएमएफ ई नॉट है, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका कुछ आर मान लेते हैं। इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को अभी नाम नहीं देते हैं, तो अभी जरूरत नहीं है उसकी। तो हमें ये स्मॉल आर फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अगर एक रेसिस्टेंस कोई नोन रेसिस्टेंस है तो वो हम उसके साथ ऐसे लगा देंगे, और बीच में एक स्विच लगाएंगे। ये स्विच है, इसको आप जब चाहोगे तो क्लोज कर दोगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी, और ओपन कर दोगे तो करंट रुक जाएगी। अब मान लो हम इसके इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दें, और इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें और एक जॉकी लगा दें। तो अगर मान लो मैं ये स्विच ओपन रखूं, ये स्विच को क्लोज नहीं करूं, और फिर यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट मिलता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या देगा, ई नॉट देगा या ई नॉट माइनस आई आर देगा इसका, यहाँ पे अगर कुछ करंट फ्लो होती है तो। अभी तो करंट फ्लो ही नहीं होगी ना जब ये ओपन रहेगा। तो मान लो आपको नो डिफ्लेक्शन मिला L1 लेंथ पर जब स्विच ओपन था, तो आपको ई नॉट की वैल्यू मिल गई 5 × L1। फिर आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज कर दोगे, जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो अब क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगी। इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, अगर इतनी करंट फ्लो होगी तो इस बार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब अगर आप यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट खोजोगे तो वो जो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस देगा वो क्या देगा, ई नॉट देगा या ई नॉट माइनस आई आर देगा। बताओ बच्चों, अब जब मान लो कोई L2 रीडिंग पर, अब कहीं L2 लेंथ पे मान लो, अब ये पहले से कम हो चुका है ना, तो लेंथ भी अब पहले से कम आएगी। कहीं मान लो इधर, कहीं मान लो L2 लेंथ पर आपको नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इस बार जब आप ई नॉट माइनस आई आर की वैल्यू निकालोगे तो वो आ रहा होगा 5 × L2, और इनकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम इक्वेशन सेकेंड को, पहले इसको और सॉल्व कर लो, ये और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब इक्वेशन सेकेंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
फर्स्ट वाली इक्वेशन है E नॉट इक्वल टू 5 इंटू L1, दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपको मिल जाएगा R ओवर R प्लस R इक्वल टू L2 बाई L1, है कि नहीं? और दोनों साइड को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दोगे तो R बाई R ओवर R इक्वल टू आ जाएगा L1 बाई L2। इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस R बाई R इक्वल टू L1 बाई L2। मतलब R बाई R आप लिख सकते हो L1 माइनस L2 माइनस 1। तो इससे स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन में L। अब देखो ये कैपिटल R आपने एक नोन रेसिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे आपने एक नोन रेसिस्टेंस लगाया था और स्केल में L1 L2 नोट कर लोगे तो L1 L2 आ गया, R पता है, यहाँ डाल दोगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाएगा ना। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो बस आप ये फॉर्मूला बना के रखे रहोगे, L1 L2 दो बार निकालोगे, कैपिटल R डालोगे, आ जाएगा बैटरी का ये इंटरनल रेसिस्टेंस। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? तो पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट अपना हो गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये नोट करो पहले। क्वेश्चन हम लोग इसमें मॉड्यूल से ही करेंगे, तो आप नोट कर लो, मैं नंबर बता रहा हूँ क्वेश्चन का। ये नोट करने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखो बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है? कोई फोटो लेके मुझे भी भेज दो ना, मैं इस पे पेस्ट कर देता हूँ, तो पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा अपना। 32 का फोटो लेके भेजो ना मुझे। बस आ गया, आप मत भेजो, आ गया, बहुत लोगों ने भेज दिया। थैंक यू बच्चों, बस अब रुक जाओ। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये देखो जो ए से बी तक जो वायर है इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। ये लिखाना रह गया ना, जो रेसिस्टेंस वायर है उसका दूसरा नाम क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर ना, वहां लिख लो ना, ऊपर यहाँ लिख लेते हैं। इस वायर को नाम क्या दे रहे हैं? पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये देखो क्या है, इसकी ये लेंथ पूरी एल दी हुई है, रेसिस्टेंस इसका 9 आ रहा है, इज ज्वाइंट टू द सेल
डी, नहीं ये डी ड्राइविंग सेल है इसलिए डी से दिखाया गया ना, कोई ड्राइविंग सेल से कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ ई दिया है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर दिया है, सेल्स ईएमएफ ई बाई 2 एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 2R, सेल सी जो है उसका ईएमएफ दिया है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया है। फाइंड द लेंथ एजे, तो हमें ये लेंथ बताना है व्हेन द गैल्वेनोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, कितने लेंथ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा अगर ये पूरी लेंथ हमारी एल है तो आप क्या कर लोगे बच्चों, पहले आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालोगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, इस वाले सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, आर की वैल्यू 9 आ रहा है कि नहीं, इतनी करंट फ्लो हो रही होगी ना, तो पूरा ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं आई इंटू आर करके। नहीं ये पूरा हमारा ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ये आ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, फाई आ गया। अब मान लो नो डिफ्लेक्शन कोई एल लेंथ पे मिल रहा है ना, कोई एल लेंथ पे नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो जब नो डिफ्लेक्शन मिलेगा तो उस टाइम पे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वो कितना होगा, अगर यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट नहीं फ्लो हो रही है ईएमएफ के बराबर होगा, मतलब ई बाई 2 के बराबर होगा। तो आप क्या लिख दोगे, ई बाई 2 बराबर होगा फाई इंटू एल, और आपको एल की वैल्यू बतानी है, डाल दो सबकी वैल्यू। समझ आया बच्चों, एकदम सिंपल है पोटेंशियोमीटर ना, बस आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि फाई निकालना है फिर फाई इंटू एल करके वी निकाल लेना है। एक अगला वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इलुस्ट्रेशन 33 भी भेज दो ना, ये नोट कर लो फिर इलुस्ट्रेशन 33 भी कर लेते हैं। थैंक यू सिद्धांत, बस बच्चों आ गया, रुक जाओ। चलूं आगे बच्चों, ये नोट हो गया है। थर्टी थ्री क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर आप लोग ट्राई करो। देखो इसमें क्या बोला गया है, फिगर शोज ए 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of 1.5 वोल्ट सेल। एक हमने 1.5 वोल्ट का सेल लिया है और इसका हमें इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है ना, इस बार हम इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए जा रहे हैं। तीसरा यूज देखा था हम लोगों ने ना, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो वही काम करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको बोला गया कि बैलेंस पॉइंट है वो 76.3 सेंटीमीटर पे है। बैलेंस पॉइंट मतलब जो जब नो डिफ्लेक्शन मिला तो वो 76.3 सेंटीमीटर पे मिला। When the resistor of 9.5 ohm is used parallel to cell, फिर जब आपने ये सेल लगा रेसिस्टेंस लगा दिया इसके साथ
जब हम बोलते थे स्विच क्लोज कर दिया, मतलब ये लगा दिया, तो अब हमें जो बैलेंस पॉइंट है L2 कम हो जाता था ना L1 से, इस पे मिला। डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, तो हमें इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल निकालना है। तो आप क्या पूरा सॉल्व करोगे? पूरा सॉल्व करने की जगह बच्चों डायरेक्ट आप याद रखो ना, R L1 माइनस L2 ओवर L2। हाँ, फॉर्मूला याद रखो ना कि कैसे हम पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। जो हमने ये नोन रेसिस्टेंस लगाया वो कितना है, 9.5 ओम का। L2 इसलिए कम होता है ना कि जब आप ये रेसिस्टेंस लग जाएगा तो फिर अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा ना। जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो फाइव इंटू एल, एल भी कम हो जाएगा, कम हो पाएगा ना। फाइव इंटू एल बी है, अगर यहाँ का बी कम हो गया तो ये भी एल कम हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो ना, आ जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर बच्चों एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना कि क्या होता है पोटेंशियोमीटर में, तो बहुत आसान टॉपिक है ना। तो अब देखो मेन मेन इंस्ट्रूमेंट हो गए जो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। अब अपने पास दो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट बचे हुए हैं और अपने पास अभी बहुत टाइम है, तो अब आराम से हमारा आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दो छोटे छोटे और इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, एक है मीटर ब्रिज और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं मीटर ब्रिज। तीन हो गए, चौथा स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, तीन चार हो गए ना, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर, पांचवा स्टार्ट कर रहे हैं। पोटेंशियोमीटर बच्चों समझ आया ना? बाउंस तो नहीं हो गया? तो हम लोग भावेश को इग्नोर करेंगे और आगे चलेंगे। भावेश एक बार फिर से वीडियो देख लेना भाई, अगर तुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा बाउंस हुआ है तो। शाम के टाइम यार कितने कम लोग आए हैं क्लास में। सुबह जहाँ लोग 70-75 होते हैं, इस टाइम पर। हाँ भावेश सही है, तुम वीडियो देखो। तो अब देखो एक सिंपल सा टॉपिक होता है मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज देखो क्या होता है। अच्छा, सेकंड लेक्चर में हमेशा कम लोग आते हैं।
तो बच्चों देखो ये मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज जो है, नाम देखो क्या है, मीटर और ब्रिज। मीटर और ब्रिज मतलब ये एक तो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए इसमें ब्रिज का वर्ड यूज हुआ है। और मीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मीटर की वायर लगी रहती है, एक रेसिस्टेंस वायर लगी रहती है, जो कि नॉर्मली 1 मीटर की होती है। तो इसलिए मीटर और ब्रिज, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, पहला पॉइंट, इसका पहले तो ये किस लिए होता है, टू फाइंड रेसिस्टेंस ना, रेसिस्टेंस मेजर करने का ये डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करते थे, मीटर गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करते थे। अब मीटर ब्रिज आया है, मीटर ब्रिज का काम क्या है, रेसिस्टेंस मेजर करना ना, इट इज यूज टू मेजर रेसिस्टेंस। और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सॉरी। सॉरी बच्चों। देखो यार श्रेयस, अभी करंट मेजर करने के लिए तो कोई इतना इफेक्टिव डिवाइस नहीं बना है। एमीटर ही है। बाकी पोटेंशियोमीटर वगैरह भी यूज कर सकते हो, अगर आपका ईएमएफ पहले से पता है तो वहां पे लगा के आई भी मेजर कर सकते हो, मतलब यूज के हिसाब से चेंजेस ला सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट जो होगा, एक स्केल पे ये पूरा वायर लगा रहता है, 1 मीटर की स्केल होगी, उस पे ये वायर लगा रहेगा ना। वायर में डिवीजन, स्केल पे डिवीजन बने रहेंगे ना। फिर हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक जॉकी लगाते हैं। अब मान लो आपको एक रेसिस्टेंस है जिसको मेजर करना है, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करें। यहाँ पे एक नॉन रेसिस्टेंस लगाते हैं और यहाँ पे एक हाई रेसिस्टेंस वाला वायर है। ये जो पार्ट है ये कनेक्टिंग वायर का काम करता है। ये स्ट्रिप्स होती है मेटल की, जिनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है ना, ये मेटल की स्ट्रिप्स होती है ना, तो इनको एक तरह से कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। और आपको गैल्वेनोमीटर भी क्या, एक रेसिस्टेंस होगा ना, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब अगर इस पूरे अरेंजमेंट को मान लो आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। ये मान लो पी है, और आपने जब गैल्वेनोमीटर को कहीं यहाँ टच कराया ना, अगर यहाँ टच कराया तो ये कुछ क्यू बन जाएगा, इतना वायर क्यू बन जाएगा। ये मान लो आर है और इतना, तो समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने मान लो गैल्वेनोमीटर को यहाँ टच कराया, वो फोन आ गया था बच्चों, फोन आ गया था। अभी सही आ रहा है आवाज। तो मान लो आपने गैल्वेनोमीटर को कहीं यहाँ टच कराया और नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर यहाँ नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, P/2 बराबर होगा R/S, तभी ना बीच में R5 में करंट नहीं जा रही है। यहाँ पे ये P/2 R1/R2 है, इधर R3/R4 होगा, तो यहाँ R5 में करंट नहीं जाएगी। सॉरी। हेलो।
बच्चों ये नोट करो, मेरे को थोड़ा खांसी ज्यादा आ रही है, मैं 2 मिनट आया, ये नोट करो आप लोग। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं ना, ये बीच में R5 का काम करेगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। तो अगर मैंने यहाँ पे कहीं टच कराया और इधर इधर का रेशियो अगर इधर इधर के रेशियो के इक्वल हो जाए तो फिर इसमें करंट नहीं जाएगी ना। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखो ये जो Q वाले पार्ट और S वाले पार्ट का रेसिस्टेंस होगा, मान लो ये पूरी वायर 1 मीटर की है, मतलब 100 सेंटीमीटर की है, और ये जहां पे आपने टच कराया वो लेंथ कुछ L आया। तो अगर आपको Q/S की वैल्यू निकालनी है, Q/S की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो Q/S की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं? Q के सामने की लेंथ अपॉन S के सामने S की लेंथ। ये सही है, ये लिख सकते हैं क्या? Q/S बराबर L/100 - L। और देखो यहाँ पर हमको R की वैल्यू निकालनी है ना, हम लोगों को इस R की वैल्यू निकालनी है। तो आपने गैल्वेनोमीटर को कहीं टच कराया और देखा कि नो डिफ्लेक्शन मिला, तो आप बोल सकते हो कि P/Q बराबर होगा R/S के ना। जब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है एट द टाइम ऑफ नो डिफ्लेक्शन, P/Q बराबर होगा R/S के। और आपका R जो है वो अननोन रेसिस्टेंस है, तो आप R की जगह क्या लिख सकते हो? R इक्वल टू लिखोगे S/Q इंटू P, और S/Q की वैल्यू यहां से डाल दोगे।
तो ऐसे आपको नॉन रेसिस्टेंस मिल जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? आपको ये रेसिस्टेंस पता रहेगा, नोन होगा, ये निकालना होगा। और आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करोगे, ये बैटरी कनेक्ट करोगे और देखोगे कहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। जब डिफ्लेक्शन 0 होगा तो आप रुक जाओगे वहां पे और ये एल निकाल लोगे। एल निकालने के बाद इसमें डाल दोगे 100 माइनस एल ओवर 100 इंटू पी में, तो आर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जब इसको आप यूज करते हो, क्यू एस आपको पता नहीं रहेंगे। आप जब ऐसे खोजोगे ना गैल्वेनोमीटर लगा के, जॉकी को कहीं टच करा के, ये नो डिफ्लेक्शन है। जब नो डिफ्लेक्शन मिलेगा, यही तो एक्सपेरिमेंट करना है ना आपको। ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है, ये बहुत नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है, हर लैब में कराया जाएगा आपको ना। 12th में अगर कोरोना की कृपा नहीं हुई तो आपको भी एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। आप देखते हो कब नो डिफ्लेक्शन है और उस टाइम का एल निकाल लेते हो। फिर इधर का एल पता चल गया तो इधर का एल पता चल जाएगा। अब जो लेंथ का रेशियो होगा वही इनके रेसिस्टेंस का रेशियो होगा, तो बस लगा दोगे व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे जब हम इस वायर को ला करके यहाँ स्ट्रिप पर ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम सोल्डरिंग करते हैं। देखा होगा ना, इलेक्ट्रीशियन वगैरह वायर को सोल्ड करते हैं, वो उसको मेल्ट करके चिपका देते हैं वहां पर। तो यहाँ पे देखो जब सोल्डरिंग होगी तो सोल्डरिंग की वजह से जो रेसिस्टेंस होता है थोड़ा चेंज आ जाता है। जितना हम सोचते हैं कि इस पार्ट का रेसिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल है, बट वो ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे वायर थिक हो जाता है, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। मान लो इधर का कुछ बोलते हैं एंड करेक्शन अल्फा और इधर का एंड करेक्शन बीटा है। अल्फा और बीटा को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां पे आप लेंथ एल बोल रहे हो, वो एल ना होकर के उसमें अल्फा और ऐड कर दो, क्योंकि जो थोड़ा सा रेसिस्टेंस और बढ़ा है उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ बताई गई है कि अल्फा का वहां पे एंड करेक्शन कर दो, और दूसरे साइड वाली लेंथ जो 100 माइनस एल है उसमें बीटा ऐड कर दो, क्योंकि वहां पे जो एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस बढ़ा था अगर उसको भी हम लेंथ में कन्वर्ट करें तो इतनी लेंथ और उधर ऐड करनी होगी ना। अल्फा और बीटा को हम एंड करेक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों? तो एक्चुअल में आपको अगर करेक्शन के साथ सोचो तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आई? एंड करेक्शन वाला पॉइंट समझ आया? और ये हमेशा रखना है कि एंड करेक्शन हमेशा ऐड होता है, करेक्शन हमेशा ऐड किया जाता है। ये एरर में भी हमने पढ़ा हुआ है ना, अगर कहीं पे आप करेक्शन बोल रहे हो तो वो हमेशा ऐड होता है, और एरर बोल रहे हो तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। भावेश आपको वो नहीं सोचना है कि ये क्या होगा। देखो जैसे आपने बोला कि भाई ये वायर यहाँ से यहाँ तक ही है, ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट ये एक्स्ट्रा रहता है यहाँ पे, ऐसे थोड़ा सा वो थिक हो जाता है साइड साइड में। तो आप तो केवल इतना ही निकाल रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट ले रहे हो, ये पार्ट थोड़ा सा आपको और ऐड करना है जो ये साइड साइड में है। तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ हम लोग अल्फा और बीटा एंड करेक्शन ऐड करते हैं। समझो, इतना पार्ट तो हमारा ये पूरा लेंथ हमें पता है, ये साइड वाले पार्ट का। अब उसका क्या रेसिस्टेंस है वो अलग बात है, आपको एंड करेक्शन दिया है तो आप लेंथ में ऐड कर लो।
अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये एंड करेक्शन लगभग ये सेम ही होते हैं, अल्फा और बीटा लगभग सोल्डरिंग सेम ही टाइप से दोनों साइड में करोगे ना, तो लगभग ये अल्फा बीटा सेम होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज ये बताओ कि अगर मैं एल की वैल्यू 50 ले लूं, अगर एल मान लो 50 होगा तो उस टाइम पे ये क्या आएगा? अगर एल 50 होगा, इफ एल इज 50, तो उस टाइम पे ये जो एंड करेक्शन वाला टर्म है वो जो ऊपर भी है और नीचे भी है तो वो खुद ही कट जाएगा ना। अगर एल की वैल्यू 50 है तो उस टाइम पे ऊपर और नीचे दोनों जगह एंड करेक्शन खुद ही कट जाएगा। तो अगर आपको एंड करेक्शन नहीं पता है तो ज्यादा बेटर क्या होगा कि आप अपने पी को इस तरह से एडजस्ट करो। पी तो आपका नॉन रेसिस्टेंस है ना, पी आपका नॉन रेसिस्टेंस है, तो अगर मैं पी को इस हिसाब से एडजस्ट करूं कि रीडिंग मुझे बीच में मिले, तो वो क्या बेटर होगा या बेटर नहीं होगा? अगर मुझे एंड करेक्शन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, उसको अवॉइड करना है, तो ज्यादा बेटर क्या होगा, रीडिंग बीच में लूं या रीडिंग साइड में लूं, इधर या इधर लूं या बीच में लूं? इसको तो मैं वैरी करा सकता हूँ ना, इसको मैं वैरी कराऊं और इस तरह से वैरी कराऊं कि जब ये बीच में रीडिंग मिलने जाए, लग जाए तो रुक जाऊं। तो उस टाइम में मैं, मेरे को एंड करेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। हाँ श्रेयस, वो लगभग सेम ही होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो उतना हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि सेम है। अगर अलग अलग दिया है तो फिर आप अलग लेना, नहीं तो ऐसे सेम मान के आप सोचोगे कि फिर हम बीच में रीडिंग लेंगे तो एंड करेक्शन नहीं होगा। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा स्टेटमेंट कि मीटर बीच से अगर आपको रीडिंग लेना है तो ज्यादा बेटर क्या है, बीच में रीडिंग आए वो या साइड में रीडिंग आई वो? तो आप क्या बोलोगे, बीच में। उसका फायदा क्या है, एंड करेक्शन फिर आपका खुद ही कट जाएगा ना, आपको वो सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई सभी को? मीटर बीच में बस इतना ही करना था ना, उसका काम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और कैसे हम लोग अननोन रेसिस्टेंस निकालेंगे। काम क्या है इसका, रेसिस्टेंस निकालने का। जिसको भी निकालना है उसको हम इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं, जो पता रहता है उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं, ये वायर रहती है, नो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट खोजते हैं और एल मिल जाएगा तो फिर फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, यही हमारा मीटर ब्रिज है। समझ आया बच्चों? अब एक 10 मिनट का लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, अगर वो हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करेंगे, डाउट करेंगे या छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स करते हैं, फिर देखते हैं भावेश को कि क्या डाउट बताना है। तो अब लास्ट टॉपिक है इसमें, पोस्ट ऑफिस
बॉक्स। तो अब देखो, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पोस्ट ऑफिस, तो क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है? जहां पे पहले हम लोग लेटर लेने जाया करते थे, जहां से लेटर लेके आता है डाकिया, एक पोस्ट ऑफिस होता है, जो पहले के टाइम में बहुत ही कॉमन हुआ करता था और आज के टाइम में बहुत ही रेयर हो गया है। तो वो पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स रहता था। डाकू, ये क्या हो गया? डाकिया बोल रहा है लग रहा है। तो उसमें एक बॉक्स होता था जिसका काम होता था रेसिस्टेंस में डिफेक्ट में निकालना। तो वो पहले के टाइम में क्या होता था, नॉर्मली सिटी टू सिटी के बीच में मेनली जो फोन्स वगैरह होते थे या फिर जो कम्युनिकेशन का मेन सिस्टम होता था, वो दो सिटी के बीच में मेनली वायर से कनेक्टेड रहते थे। वो हर सिटी में एक पोस्ट ऑफिस होता था और उन दोनों के बीच में फोन, एक या तो वहां तार का एक चलता था, तार आया ऐसा बोलते थे, तो वायर के थ्रू मैसेज भेजते थे। या फिर वहां पे फोन भी, बाद में फोन आ गया लैंडलाइन वाला, तो दोनों पोस्ट ऑफिस में एक एक फोन रहता था, तो फोन जाके वहां से फोन करते थे। तो ये उस टाइम की बात चल रही है, समझो। ये जो अपना पढ़ रहे हैं हम लोग, ये अब आउटडेटेड हो गया, ये यूज का है नहीं, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, कि जब जैसे दो पोस्ट ऑफिस के बीच में, हाँ, और बाद में तो वायर का सिस्टम ही खत्म हो गया ना यार। तो ये जो पोस्ट ऑफिस में क्या होता था कि जगह जगह ऐसे वायर लगे रहते थे। अब मान लो बहुत दूर दूर वायर लगे हो, इनमें कहीं पे थोड़ा कट आ गया, तो कट आने की वजह से क्या हो जाता था कि अब ये सही से मैसेज इसमें ट्रांसमिट नहीं होता था ना, वायर में थोड़ा कट आ गया। तो कट आते ही क्या होगा, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले इसका रेसिस्टेंस कुछ आर था, तो अब ये चेंज होके कुछ आर डैश हो जाएगा ना। तो अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पे कहीं पे वायर में कट आया, अब जैसे दो सिटी के बीच में बहुत सारे पोल्स लगा रखते थे हम लोग, पोल्स के बीच में ऐसे वायर लगे रहते थे, तो हम लोग जाते थे दो दो पोल के बीच में जाकर ये वायर चेक करते थे कि कहीं पर कट तो नहीं हुआ है। तो ये चेक करने का काम हम कैसे करते थे, ये बॉक्स उठा के ले जाते थे और इसको, ये वायर खोल के लाते हैं और बॉक्स में कनेक्ट करते हैं। तो अब ये बॉक्स देखो कैसा होता है। पहले के टाइम का काम है तो थोड़ा फर्जी टाइप का ही लगेगा आपको, क्या चल रहा है ये सब। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एस वाले नाम पे लोगों को, वो लोग इंस्पायर हो गए थे थोड़ा, तो उन्होंने एस नाम के से ऐसा पूरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स बॉक्स बनाया था। मजाक कर रहा हूँ, एस से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे ही मैं अपने नाम की पढ़ाई करने लग गया था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा। हाँ यार भावेश, बस मैं उस टाइम तक पैदा नहीं हो पाया था, लेकिन उनको पता चल गया था कि कोई आने वाला है आगे, तो एस नाम से कर देते हैं। चवन भी तो है सिद्धेश नाम से, श्रेयस भी तो है, इतने तो है अपने साथ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा ऐसा बॉक्स रहता था और उसमें, हम्म, तो देखो बच्चों ये क्या है। चलो बच्चों, अब टाइम पास नहीं करते, पढ़ाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये मैंने बॉक्स का टॉप व्यू बनाया है, बॉक्स का टॉप व्यू।
अंदर देखो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। जैसे ये एस वाली लाइन है, तो एस वाली लाइन में ऐसे बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हैं, और ये ऊपर से ये एक ऐसा पिन टाइप का रहता था, ये ऊपर से हम पिन इस पे इंसर्ट करते थे। पिन इंसर्ट करते ही क्या होता था कि ये दोनों पार्ट जो होते थे शॉर्ट हो जाते थे। समझो, अगर आपने एक ऐसा पिन कनेक्ट किया जो दोनों साइड के रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दे, तो ये शॉर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे हैं, लेकिन सब अभी शॉर्ट हो रखे हैं, मतलब कोई भी यूज में नहीं है, क्योंकि सबको आपने जब ये ऊपर से इंसर्ट करते हो तो वो ऐसा बन जाता था। नहीं, ये ऊपर से पिंस दिख रहे हैं और उसके नीचे रेसिस्टेंस है, तो ये इंसर्ट करते ये शॉर्ट हो जाते थे। अबे पांडा, तुम्हारे जैसी बाज जैसी निगाहें होती नहीं है सबकी, कि ऊपर कहीं सामने पोल पे वायर लगा और उसमें टूटा नहीं है, हल्का सा कट आ गया। अब ये कोई वायर है, इसमें कहीं हल्का सा कट आ गया, तो अब वो नीचे कोई आदमी खड़ा है, वो दूर से देख लेगा कि कहाँ कट आया है। इतनी बाज जैसी निगाहें है नहीं सबकी। कुछ ही पांडा जैसे महान लोग होते हैं जो दूर से देख के समझ जाए। तो नॉर्मल लोगों के लिए ये सब बनाया गया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये इनके कुछ ऊपर लिखा रहेगा 10 ओम, पिंस के ऊपर लिखा रहता है 100 ओम, ऐसे 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, ऐसे लिखा रहता था। हर एक के ऊपर कुछ कुछ रेसिस्टेंस की वैल्यू लिखी रहती थी। तो अब जो रेसिस्टेंस आप हटाओगे, जैसे मैंने यहाँ का पिन खींचा, ये पिन खींचा, मतलब ये पिन आप निकाल दोगे तो तुरंत क्या होगा, बाकी सब तो सॉर्टेड रहेंगे, ये वाला रेसिस्टेंस यूज में आ जाएगा। आपने इसको हटाया तो बाकी तो अब भी शॉर्ट है, ये वाला यूज में आ जाएगा। समझो बच्चों, एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेसिस्टेंस लगे रहते हैं, लेकिन वो कैसे लगे रहते हैं, सॉर्टेड कंडीशन में लगे रहते हैं। इनको अगर यूज करना है तो आपको जो रेसिस्टेंस यूज करना है वहां का पिन पकड़ के ऊपर खींचना पड़ेगा। जैसे वो पिन खींचोगे वो रेसिस्टेंस यूज में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम लेकर के बना देते हैं, तो इसमें मेन चक्कर यही रहता है कि भाई ये यूज कैसे करता है, यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा पॉइंट होगा। हाँ, जब तक वो पिन नहीं खींचोगे तब तक वहां कोई रेसिस्टेंस का कोई यूज नहीं हो रहा है। देखो इसका यूज क्या है, टू फाइंड रेसिस्टेंस। ये भी वायर के रेसिस्टेंस फाइंड करने पे ही बेस्ड है। रेसिस्टेंस फाइंड करके हम उसमें कट आया है कि नहीं ये पता कर लेते थे, और ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, इस वाले जगह पे एक पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू होता है, क्यू नहीं, एक मिनट, मान लो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले ले, पॉइंट ए, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट बी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे सी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे डी। तो देखो जो भी वायर को हमें चेक करना है कि डिफेक्ट आया है क्या, उसको हम पॉइंट ए और डी के बीच में लाके कनेक्ट कर देते हैं। डिफेक्टिव वायर जो होगी, डिफेक्टिव वायर जो होगी वो हम लोग ए और डी वाले पॉइंट में, मतलब जो ये एस बन के आया है, एस के दोनों एंड पे डिफेक्टिव वायर को कनेक्ट करते थे, और ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट होती है।
ये व्हीट स्टोन ही बन रहा है, बट इतना डायग्राम में कॉम्प्लेक्स दिखता है कि समझ नहीं आता कि कहाँ व्हीट स्टोन बन गया। और बी और डी के बीच में अंदर से ना, ये टॉप व्यू देख रहा है, अंदर अरेंजमेंट रहता है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम अंदर से इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखो, आप यहाँ पे इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये मान लो आपका P है, ये Q है, ये वाला पार्ट पूरा R है कुछ, ये वाला पार्ट पूरा R है, और ये वाला पार्ट मान लो S है। तो ये व्हीट स्टोन बन गया है। कैसे बन गया, इनको दिखाओ आप एक जगह डायग्राम में। मैं इधर दिखाता हूँ ना, A पॉइंट, C पॉइंट, इधर D पॉइंट दिखाता हूँ और इधर B पॉइंट दिखाता हूँ। देखो A से B कनेक्टेड है ना, A से B कनेक्टेड है, तो A से B को कनेक्ट कर दो यहाँ पर, और B से C कनेक्टेड है, तो B से C को कनेक्ट कर दो। फिर A और D के बीच में एक वायर लगाते हैं, जो जिसको हमें पता करना है जिसका रेसिस्टेंस, तो A और D के बीच में वायर लगा दो, और B और D के बीच में और C और D देखो कनेक्टेड है, ये C और D कनेक्टेड है ना ऐसे। और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और A और C के बीच में बैटरी लगी है। तो अब दिखा बच्चों, व्हीट स्टोन बन रहा है यहाँ पर। A से D को हमने एक वायर कनेक्ट किया है ना, A से D को ये जो डिफेक्टिव वायर है वो लगाया है। डिफेक्टिव वायर मतलब इसका रेसिस्टेंस होगा, प्लेन वायर नहीं है ये, इसी वायर में तो हमें रेसिस्टेंस निकालना है ना, ये रेसिस्टिव वायर है। तो ये जो अननोन रेसिस्टेंस है जो यहाँ पर है ना, A और D के बीच में अननोन रेसिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखो क्या करते हैं, हम जिस वायर में डिफेक्ट आया है ना, जैसे हमने यहाँ की वायर निकाली, दोनों पोल से खोला वायर को और लाके वहां पे बॉक्स रखा, और दोनों वायर को लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर हम यहाँ लेके बैठ जाएंगे और एक एक रेसिस्टेंस सब जगह से खींचते हैं, और देखते हैं कि कब नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और ऐसे अरेंजमेंट करते करते एक टाइम आएगा जब व्हीट स्टोन बैलेंस हो जाएगा ना। ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। तो एक टाइम आएगा जब Q/R बराबर हो जाएगा P/S, तो S इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो, आपको S निकालना था, ये निकालना है, बाकी चीजें तो आपको पता है ना, P/Q/R आपको पता है, आपने यहां से कितना रेसिस्टेंस निकाला है वो काउंट कर लो, तो वो पूरा P हो जाएगा। सब सीरीज में लगे रहेंगे अंदर ना, जो जो निकालोगे वो सब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। P/Q/R आप निकाल लोगे, और इससे आपको पता चल जाएगा S की वैल्यू कितनी है। जब S पता चल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई, अगर मैंने यहाँ पे मान लो 100 ओम का वायर लगाया था, और अभी उसकी वैल्यू मान लो कुछ 102 ओम आ रही है, या 99 ओम आ रही है, कुछ कम या ज्यादा आ रही है, मतलब इस वायर में डिफेक्ट आया है। समझ आ रहा है, डिफेक्ट जो कट वगैरह वायर में लगता था वो ऐसे समझ नहीं आता था, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करते थे उस टाइम पे पता करने के लिए कि वायर में कहाँ डिफेक्ट है। तो अब देखो, आज की डेट में तो कोई तुमको ये नहीं पूछेगा कि भाई कैसे क्या यूज करना है इसमें। मेनली देखो, बस आपको ये पूछा जाता है कि कहाँ पे किन दो पॉइंट के बीच में आप डिफेक्टिव वायर लगाओगे। तो आपको याद रखना है कि एस के दोनों एंड पे लगता है डिफेक्टिव वायर। बैटरी कहाँ लगाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट पे, जो एस का पहला वाला लाइन होता है उसके दोनों एंड पे हम बैटरी लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाते हैं, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में और इधर एंड के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है ना, यही मोस्टली पूछा जाता है। तो पहले के टाइम में तो मेहनत ही करते थे यार श्रेयस ये सब में ना। हाँ भाई, हमेशा ऐसे ही होता है।
तो यही हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना। तो इसके बेसिस पे जॉब तो नहीं लग पाएगी भावेश तुम्हारी, क्योंकि काम ही नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो बोल देंगे नहीं आज तो मोबाइल से काम चल रहा है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब धूल से निकालना पड़ेगा। बाकी प्रिंसिपल समझ गए ना कैसे यूज होता है और कहाँ बैटरी लगती है और कहाँ पर। तो ये वाला पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी आपको देखो लैब में शायद कराया जाएगा, लैब में अब भी मिल जाएगा तुम्हें पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैंने भी किया ये वाला एक्सपेरिमेंट। कुछ चीजें यार पार्थ अब भी ऐसी हैं जो यूज नहीं है फिर भी सिलेबस में है। तो अब बच्चों ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया फाइनली। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया है और 10 मिनट का टाइम अभी अपने पास बचा हुआ है। तो भावेश तुम्हारा क्या डाउट है? बाकी जिनको बच्चों जाना है वो जाओ। कल हम लोग अब सुबह सुबह डाउट डिस्कस करेंगे ना। एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट कर लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट कर लेना ना। थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं है। ज्यादातर आपका पहले ही से हो रखा है ना, थोड़े ही क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लो। बाकी बच्चे जा सकते हैं। अब मैं भावेश का डाउट देखने जा रहा हूँ। बाय बच्चों, करो अनम्यूट भावेश। हेलो हाँ भावेश बताओ। सर, वो एक क्यूब वाला हमने किया था क्वेश्चन, हाँ हाँ वो हर साइड को रेजिस्टेंस रहता है, हाँ हाँ तो वो एक एडजेसेंट वाला क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ। तो वो वाला एक बार लगाएंगे क्या? वो स्लाइड खोलिए ना एक बार। वो स्लाइड अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।